नमस्कार मित्रों, मैं बलराम सोमवंशी आप लोगों का PYQ सीरीज़ में स्वागत करता हूं। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं PYQ सीरीज़ भूगोल का। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। तो इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है मित्रों? केरल। दूसरा, केरल की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? केरल की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी है। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है मित्रों? अनाईमुडी। और अगला प्रश्न है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है मित्रों? सारामती। यानी सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दुद्दा बेटा। तो दुद्दा बेटा किस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? तमिलनाडु की। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई? 1875 में। इसी से रिलेटेड और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इनको ध्यान से समझ लीजिए। पहला प्रश्न यही इसमें पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? जब पहली बार मौसम विभाग की स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में था। उसके बाद कोलकाता के बाद 1905 ईस्वी में इसका मुख्यालय शिमला में बनाया गया। कोलकाता के बाद 1905 में इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? शिमला में बनाया गया। ठीक है। अब इस शिमला के बाद 1928 ईस्वी में इसको शिमला से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? पुणे। 1928 में शिमला से मौसम विभाग का कार्यालय पुणे स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद पुणे से भी 1944 में स्थानांतरित कर दिया गया कहाँ? दिल्ली। अब यहीं पर वर्तमान में मौसम विभाग का कार्यालय स्थित है। तो ये चीज़ इसमें याद रखिए, बहुत पूछा जाता है कि किस वर्ष में कहाँ था, कब स्थानांतरित किया गया। तो इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मौसम विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी। इसका मुख्यालय शुरू में कहाँ था? कोलकाता में था। 1905 में इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? शिमला में बनाया गया। 1928 में शिमला से स्थानांतरित करके कहाँ लाया गया? पुणे में लाया गया। और 1944 में पुणे से कहाँ ले आया गया? दिल्ली ले आया गया। वर्तमान में यहीं पर इसका मुख्यालय है। तो ये याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? झांसी में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पूछा जाता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यह हमारा जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह हमारा नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है।
अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे कुछ प्रमुख दर्रे, ये दर्रे बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन दर्रों को आप लोग एकदम रट डालिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे दर्रे एग्जाम में पूछे गए हैं, वही हमने यहाँ पर लिया है। तो जैसे पहला है शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। शिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? ये हमारा सिक्किम में है। तो इनको एक बार हम फिर से देख लेते हैं दर्रों के बारे में। तो हमारा पहला शिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। ठीक है, तो ये याद रखिए। एक पॉइंट इसमें और याद रखिए दोस्तों, जो हमारा नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा के बारे में जान लीजिए। नाथुला दर्रा गंगटोक से 52 किलोमीटर पूर्व में है। यह भी पूछा जा सकता है कि जो नाथुला दर्रा है यह गंगटोक से किस दिशा में है, कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो यह गंगटोक से 52 किलोमीटर पूर्व में है, जो चीनी तिब्बत पठार का चुम्बी घाटी में खुलता है। ये दर्रा कहाँ खुलता है? चुम्बी घाटी में खुलता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में किस तरह से पूछा गया था, इसको देख लीजिए कि ये कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, उनको अरेंज करने के लिए दिया गया था कि इनको न्यूनतम गहराई के आधार पर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, हमें इनकी गहराई याद रखना है, इनको अरेंज करने के लिए दिया जाता है। तो आप इनको एकदम रट डालिए। तो पहला है जो हमारा कांडला बंदरगाह है, इसकी न्यूनतम गहराई कितना है? 4.6 मीटर है। कोचीन बंदरगाह इसकी 12.8 मीटर है। पारादीप बंदरगाह 17.1 मीटर है। और मार्मागोवा बंदरगाह की 14.4 मीटर गहराई है। तो इसको याद रखिए। एक बार इसको फिर से देख लीजिए कि जो हमारा कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह की गहराई कितना है? 4.6 मीटर है। कोचीन बंदरगाह की गहराई 12.8 मीटर है। पारादीप बंदरगाह की गहराई 17.1 मीटर है। मार्मागोवा की कितना है? 14.4 मीटर है। तो ये प्रमुख बंदरगाह जिनकी न्यूनतम गहराई यहाँ पर दी गई है, इसको आप याद कर लीजिए। ये एकदम रट डालिए, यह एग्जाम में अरेंज करने के लिए आता ही आता है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। अब इसी तरह से मित्रों, जो ग्लेशियर्स हैं उनको भी अरेंज करने के लिए आता है। तो यहाँ पर हम कुछ ग्लेशियर्स की लंबाई बता रहे हैं, आप इन लंबाई को याद कर लीजिए, इनको अरेंज करने के लिए दिया जाता है। जैसे ससाइनी ग्लेशियर, ससाइनी ग्लेशियर कहाँ पर है? इसमें हमको यह भी याद रखना है कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है और उसकी लंबाई कितना है। तो ससाइनी ग्लेशियर काराकोरम में है और इसकी लंबाई है 17.85 किलोमीटर। दूसरा है गंगोत्री ग्लेशियर, ये उत्तराखंड में है, इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। अगला है जेमू हिमनद, यह सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है और इसकी लंबाई है 5 किलोमीटर। जेमू हिमनद की लंबाई है 5 किलोमीटर। अगला है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ये भी काराकोरम में है और इसकी लंबाई है 76 किलोमीटर। तो सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई 76 किलोमीटर है। सियाचिन हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। इसके बारे में एक पॉइंट और आप जान लीजिए कि ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ही है। ध्रुव
जो हैं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, वहाँ पर हमारी बर्फ़ तो जमी है, तो उसमें उनको छोड़ करके उसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह क्या है, सियाचिन है। इसी दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेंको ग्लेशियर है, ठीक है। तो फेडचेंको भी इसी दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर स्थित है। और यह कहाँ पर स्थित है, फेडचेंको, ये याद रखिए, बहुत पूछा जाता है। जो फेडचेंको ग्लेशियर है यह हमारा पामीर क्षेत्र में स्थित है। फेडचेंको ग्लेशियर कहाँ स्थित है, पामीर क्षेत्र में स्थित है। अगला, लोहा एवं इस्पात उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले, लोहा एवं इस्पात उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य कच्चे पदार्थ क्या क्या हैं। तो इसमें है लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, चूना पत्थर, सिलिका, क्रोमाइड, फेल्सपार और स्क्रैप। ये कुछ कच्चे पदार्थ हैं किस उद्योग के लिए, लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए। तो याद रखिए कि लोहा और इस्पात उद्योग के कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं, लौह अयस्क है, कोयला है, मैंगनीज, चूना पत्थर, सिलिका, क्रोमाइट, फेल्सपार और स्क्रैप, ये सब कच्चे पदार्थ हैं लोहा एवं इस्पात उद्योग के। अगला प्रश्न है, इसी से रिलेटेड है कि ये सभी कच्चे पदार्थ इन तीन क्षेत्रों के आसपास उपलब्ध हैं। ये जो कच्चे पदार्थ हैं लौह इस्पात उद्योग के लिए, ये इन्हीं तीन, जो नीचे तीन प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं, इन्हीं के आसपास मौजूद हैं। पहला कौन सा है, जमशेदपुर, ये झारखंड में है, राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर छत्तीसगढ़। यानी जमशेदपुर, राउरकेला और दुर्गापुर, इन्हीं तीनों क्षेत्रों में जो लौह इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ हैं, उनका भंडारण इन्हीं तीनों क्षेत्रों में सर्वाधिक है। एक यह प्रश्न पूछा गया था कि बताइए कि इसमें से कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर लौह इस्पात संयंत्र के जो कच्चे माल होते हैं उनकी उपलब्धता नहीं है। तो ऑप्शन में सलेम था। सलेम हमारा क्या है, सलेम। सलेम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और यह एक ऐसा लौह इस्पात संयंत्र का केंद्र है जिसके पास जो कच्चे माल हैं उसकी उपलब्धता नहीं है। इनको अन्य क्षेत्रों, जो राउरकेला, दुर्गापुर, ठीक है, इस सब जगह हैं, यहाँ से इनको लाया जाता है। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसको आप एकदम रट लें। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों को एक बार आप फिर से देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं होती हैं कुल कितनी होती हैं। तो प्रमुख 5 अक्षांश रेखाएं होती हैं। प्रमुख अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 5 होती हैं। कौन कौन सी हैं, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा और कर्क रेखा। ये 5 प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियाँ, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय में। मेघालय में पाई जाती हैं। ये याद रखिए, बहुत पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला है, नागा जनजाति
नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। तो जो नागा जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये याद रखना है, अगर इससे प्रश्न पूछा जाता है तो ऑप्शन में नागालैंड नहीं देता है, क्योंकि सबको पता है कि नागा है तो नागालैंड में होगा। लेकिन हमें याद रखना है कि जो नागा जनजाति है नागालैंड के अलावा मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जिलों में पाई जाती है। तो नागा जनजाति नागालैंड के अलावा किन राज्यों में पाई जाती है? मणिपुर और अरुणाचल। तो ऑप्शन में मणिपुर या अरुणाचल देगा, तो आप इसको याद रखिए। आप यहाँ से अगर ऑप्शन में मणिपुर है या अरुणाचल है तो आप इसको कर दीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, इन जनजातियों का जो हमारी गारो, खासी, जयंतिया और नागा हैं, इनको अरेंज करने के लिए पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर आता है। तो इनका जो सही क्रम है, इन जनजातियों का पश्चिम से पूर्व मतलब हमारे इधर से इधर, पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? पहले गारो है, खासी है, जयंतिया है, उसके बाद नागा है। तो यह हमें याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुछ विद्युत परियोजनाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे इडुक्की क्या है? ये जल विद्युत परियोजना है। कहाँ पर है? केरल में है। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। तो यह चीज़ हमको याद रखना है। अगला है सबरीगिरी। सबरीगिरी क्या है? यह भी जल विद्युत परियोजना है। कहाँ पर है? केरल में है। घाटप्रभा क्या है? ये सिंचाई परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर, जो दूध सागर जलप्रपात है ये कहाँ पर है? मांडवी नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी यानी ये जो है कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है। डुडुमा जलप्रपात कहाँ पर है? मच्छकुंड नदी पर है। ये कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर है और ये किस प्रदेश में है? उड़ीसा में, उड़ीसा के कोरापुट जिले में। अगला क्वेश्चन है कि जो गोकाक जलप्रपात है यह कहाँ पाया जाता है? गोकाक जलप्रपात कहाँ पर है? ये घाटप्रभा नदी पर है और ये कर्नाटक में बेलगाम में स्थित है। जोग जलप्रपात इस शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। तो जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। और कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 113 कोयला क्षेत्रों में से 80 निचले गोंडवाना काल से संबंध हैं और इसमें से 90%, ये 10 नहीं ये 90 होगा, 90% से अधिक कोयला भंडारण और उत्पादन गोंडवाना कोयला का योगदान है। तो जो 90% कोयला है वो ज़्यादातर किस क्षेत्र का है? गोंडवाना क्षेत्र का है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं? इनको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक हमारा है दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन घाटी क्षेत्र, ये बहुत ही प्रमुख हैं और इसमें हैं, लेकिन ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। ये हमने PYQ के सारे एकदम फैक्ट लिए हैं। वो फालतू के क्वेश्चन विकल्प जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप एकदम फैक्ट याद रखिए, आपके दिमाग में रहे। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ें आपके दिमाग में इसका उत्तर आ जाना चाहिए। इस तरह से हमने आपको फैक्ट तैयार किया है आपके लिए। आप इसको अच्छे से देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। आप जो भी एग्ज़ाम देंगे अक्सर देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको इसी सीरीज़ से ही मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।
उससे पहले आपसे एक हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी यह सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।